चुकी गई है। आपको बता दें किसानों का 6 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये बड़ी खबर जो हमारे सामने आई थी, जहां नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता सेहला राशिद पर उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल राशिद सोर का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। साथ ही विदेशी फंडिंग की बात भी कही गई है। वहीं जब शेहला राशिद की ओर से आरोप का जवाब दिया गया तो अब अब्दुल राशिद सोर से नहीं पलटवार से सामने आए हैं। वही आपको बता दें अब्दुल राशिद सोर से नहीं कहा, शेहला से पूछा जाए अगर वो नेशनल पॉलिटिकल में थी तो उनका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स से आने में का मतलब क्या है। शेहला के लिए कमिश्नर की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं पूछा गया। इसके साथ ही अब्दुल राशिद सोर ने कहा कि शेहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। कमिश्नर ने कहा कि राजनीतिक दल से जो पहले चुनाव के देर थे अब फिर वो वापस चुनाव में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो शेहरा से केस किया गया है उनमें खुद को बेरोजगार बताया गया है, लेकिन आज के वक्त में उनके अकाउंट को आप देख लीजिए, इससे साफ हो जाएगा आखिर वो बेरोजगार है या नहीं। इसकी पार्टी के जो साथी हैं उनमें राशिद इंजीनियर शामिल है जिनका इतिहास बहुत ही खराब नजर आया है। लगाते हैं जेएनयू में नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शेहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। सर आपको क्या पैसा मिल रहा है? जी आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शेहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही जब बता। यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शेहला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने, इसको कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था उसके कई लीडर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में हैं टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। इसके साथ ही केंद्र में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसान आंदोलन को लेकर चिट्ठी लिखी है और सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की है। इसके अलावा बेनीवाल ने ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा, अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए 3 कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोजन की सभी सिफारिशों को लागू करें और इसके साथ किसानों को दिल्ली से त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा भी जाने। इसके बाद उन्होंने कहा, आरएलपी एनडीए का घटक दल है, लेकिन आरएलपी की ताकत किसान व जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का
सहयोग दल बने रहने की विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले ही जो तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिख मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग कर रहे हैं उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से लें, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ चुका है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया है। इस दौरान काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में किसानों का जिक्र भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया। इसके साथ ही और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने और उन्हें भड़काने का आरोप भी लगाया है। किसानों के साथ छल हुआ है, ये साफ तौर पे उन्होंने बयान दिया। और जिन्होंने ऐसा किया है वे ही अब देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। अपने भाषण में के दौरान पीएम मोदी किसानों के हर सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि एक कानून किसानों को विपक्ष के खिलाफ कर चुका है। सरकार मीडिया को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और एमएसपी पर ही किसानों की ऊपर दली हुई है। इसके साथ ही अगर कोई पुराने सिस्टम से लेन देन को उचित समझता है तो इस कानून में कोई रोक नहीं लगी है। रुक करता अगली खबर की ओर। कृषि बिल कानून एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ चुका है, जहां कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। लिहाजा अब सरकार किसान संगठनों का आंदोलन खत्म करने के लिए कोशिश करती नजर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं को 3 दिसंबर की जगह आज बातचीत के लिए भी बुलाया है। केंद्रीय मंत्री का ये प्रस्ताव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद आया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान गुरुवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वे किसी भी शर्त के साथ बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली में आने वाले सभी 5 प्रवेश मार्गों को बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। किसानों को नए कृषि कानून के एमएसपी खत्म होने का डर सता रहा है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना वायरस और सर्दी को ध्यान में रखते हुए हमने किसान यूनियनों से नेताओं को 3 दिसंबर की बैठक से पहले ही चर्चा के लिए आने का न्योता दे दिया है। यह बैठक आज ही दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाई गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां किसान का लगातार प्रदर्शन जारी है। उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है। फिलहाल 3 दिसंबर को उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाने वाला था, पर सर्दी के मद्देनजर और कोरोना वायरस के मद्देनजर उन्हें आज ही वार्तालाप के लिए बुलाया गया है। फिलहाल किसानों ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो किसी भी
शर्त पर बातचीत नहीं करेंगे। इसी बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज छठा दिन है और किसान सरकार से आर पार की मूड में नजर आ रहा है। सिंधु और टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के प्रदर्शन से दूसरे राज्यों से दिल्ली से सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बात करें अगर आजादपुर मंडी की करें तो फल और सब्जियों की आपूर्ति आधी रह गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में आपूर्ति कम होने से मौसमी सब्जियों के दाम 50 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच चुके हैं। विक्रेताओं का कहना है कि सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर मार्ग बाधित होने के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। आजादपुर में कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष आदिल खान ने बताया कि दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर में सब्जियों और फलों की आपूर्ति घटकर आधी रह गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आम दिनों में आजादपुर मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियों और फलों के करीब 2500 ट्रक आते हैं। अब यह संख्या घटकर 1000 रह गई है। अगले कुछ दिनों तक बॉर्डर बंद रहने से स्थिति और खराब हो सकती है। इसके साथ ही रुक करें अगली खबर की ओर। तो बढ़ते मौसम और बिगड़ते मौसम की हालात के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारत में एक और चक्रवाती तूफान की दस्तक के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही लिहाजा मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना और इसके गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है और आगे जाकर यह चक्रवाती तूफान का रूप बन सकता है। इसकी वजह से 2 और 3 दिसंबर के बीच दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। आईएम ने बताया कि तूफान 2 दिसंबर की शाम या रात में श्रीलंका के तट को पार कर सकता है और फिर यह अगली सुबह में कोमोरिनिया क्षेत्र तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में उभरेगा। इसके साथ ही विभाग ने अपने ताजे बुलेटिन में कहा कि इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश में 1 से 4 दिसंबर के बीच बारिश होने के आसार है। दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है और 3 दिसंबर को अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। आईएमई के मुताबिक अगर जाने तो दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को एक दबाव का क्षेत्र बना है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ ही विभाग ने इसके प्रभाव में आने वाले सभी क्षेत्र में 4 दिसंबर तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियों को बंद करने की सलाह भी दी है। इसके बाद अंडमान सागर और सटे हुए बंगाल की खाड़ी के में दक्षिण पूर्व में 28 नवंबर को कम दबाव का क्षेत्र बना था। कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार गुजरा हुआ था। वही आपको बता दें जिससे भारी बारिश हुई थी। वहीं नितिन गडकरी की चीन को खुली चुनौती दे दी गई। आपको बता दें चीन को लगातार खुली चुनौती दी जा रही है और इस बार नितिन गडकरी की चीन को खुली चुनौती सामने आई है। भारत को चीन से आयात की जरूरत अब नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत को अब चीन से कोई भी आयात की जरूरत नहीं है। कई देश उसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर देती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखा रहे हैं। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन से आयात करने की जरूरत अब नहीं है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भर हासिल करने में सहयोग करने को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की भूमिका का जिक्र करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत बहुत सारे
सामानों का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। ऐसे में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर देखा जाए, मैन्युफैक्चर सेक्टर को अगर नजर दिया जाए तो आपको बता दें कि अपनी क्षमता बढ़ाने और देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर अब बन चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एसएसपी मंत्री और कई नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा है। आपको बता दें, वाहन और कृषि जैसे कई अन्य सेक्टर में भी हम हर जगह पहले ही समाधान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चीन या किसी अन्य देश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। हर देश की अपनी नीति होती है। जहां तक भारतीय नीतियों का सवाल है, हम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, इसके साथ ही लगता है कि घटा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कई बयान दिए। हमारी शक्ति युवा प्रतिभावना क्षमता है जो यहाँ उपलब्ध है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोरोना की वजह से शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। घर से पढ़ाई करने की वजह से लोग काफी आक्रोशित नजर आए हैं। इसके साथ ही बात करते हैं कोरोना के अपडेट्स के बारे में। तो कोरोना काल के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। साथ ही साथ इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। दुनिया भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारत की बात करें तो 29 करोड़ बच्चों की पढ़ाई कोरोना से प्रभावित हुई है। दरअसल पहले से ही 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। आर्थिक तबाही बढ़ने के चलते कई परिवारों की आर्थिक असुरक्षा के कारण बच्चों की पढ़ाई छोड़ने से यह संख्या और बढ़ सकती है। आपको बता दें, ब्रेकिंग हमारे सामने जो आई है, अध्ययन के मुताबिक ये साफ तौर पर कहा गया है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यंत गरीब की अवस्था में पहुंच गए हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में है। स्कूलों में नए बच्चों के एडमिशन पर महामारी का प्रभाव पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई छोटे बच्चों ने स्कूलों में दाखिला नहीं कराया है। 6 से 10 आयु वर्ष के स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के आंकड़ों में तेज उछाल देखने को मिली है। वहीं 2018 में यह आंकड़ा 1.8% रह गया था, जो 2020 में बढ़कर 5.3% हो गया है। आपको बता दें, और तो और 16 साल तक के सभी बच्चों में 4 से 5.5% बच्चे स्कूल से बाहर है। कुछ हद तक इसका कारण यह भी है कि कोविड के चलते नामांकन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। लगातार आप देख रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। यूपी विधानसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग की जाएगी, जिसमें सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक क्षेत्र से 11 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। वही मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित कर दिया जाएगा। यही नहीं, शासन प्रशासन ने चुनाव सकुशल संपन्न करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सकुशल और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग भी निगरानी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघों के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 चुनाव में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार इस चुनाव में शामिल हैं। जबकि इस चुनाव से बहुजन समाजवादी पार्टी ने किसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि नारा कर चुकी है बहुजन समाजवादी पार्टी। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें स्नातक खंड क्षेत्र में 22, इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड क्षेत्र में 16, वहीं लखनऊ खंड स्नातक में 22, आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, बुरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 15, गोरखपुर
फिरोजाबाद खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, वहीं मेरठ खंड शिक्षक क्षेत्र में 15 और वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र में 12 उम्मीदवार मुकाबले में नजर आ रहे हैं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार हम देख रहे हैं किसान प्रदर्शन जारी है, अभी तक किसान प्रदर्शन में डटे हुए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं। इस किसानों ने कल गुरु नानक जयंती भी मनाई थी। इसके साथ ही टिकारी बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने प्रार्थना की और प्रशासन के साथ भी ये पूरी त्योहार को मनाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने वहां मौजूद सुरक्षा बलों को भी प्रसाद बांटा। इसके साथ ही सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने गुरुबानी का पाठ भी किया। इस किसानों ने इस मौके पर मिठाइयां भी बांटी। लगातार दिल्ली की हवा में हम देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ते नजर आ रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण से जो अपडेट हमारे सामने आई है, आपको बता दें कि दिल्ली की हवा में घुस रहा जहर, प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वारंटीन के साथ साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आपको बता दें मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के महीने में तापमान के गिरने और हवा की गति मंद पड़ने के कारण प्रदूषण का स्तर और खराब होने की संभावना सामने आई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार की सुबह दिल्ली के सोनिया विहार, आनंद विहार, ओखला और आईटीओ इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के अनुसार अगर देखा जाए तो 307 दर्ज किया गया है। बता दें कि 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। वहीं 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है। 101 और 200 के बीच गिनती की गई को मध्यम माना जाता है। वहीं 101 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब माना जाता है और 101 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के अनुसार उन्होंने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण की आंकड़े और भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर।